दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेक्सटिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 पर चर्चा करूंगा और उसको समझने और समझाने का प्रयास करूंगा। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात करता है। ये बताता है कि परमानेंट एलिमनी कब दी जाएगी, किसको दी जाएगी और कब इसमें परिवर्तन किया जाएगा और कब इसको समाप्त किया जा सकता है। आइए हम इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। क्लास 1। एनी कोर्ट exercising jurisdiction under this act at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding for life of the applicant as having regard to the respondent's own income and other property. If any, the income and property of the applicant, the conduct of the parties, and other circumstances of the cases, it may seem to the court to be just, and any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the respondent. अब इसको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय, ठीक है, पति या पत्नी इस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने पर, यानी कि आवेदन कौन सा कर सकता है? हस्बैंड और वाइफ दोनों कर सकते हैं। यानी कि इस बात को ये दर्शाता है कि हस्बैंड भी परमानेंट एलिमनी का राइट रखता है और वाइफ भी। अब ये अगले सेंटेंस में ये बताएगा कि कब इस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने पर या अज्ञप्ति देने के समय या पश्चात। तो ये तीन चीज़ें बताई गई हैं। एक, जब आपने एप्लीकेशन दिया तब परमानेंट एलिमनी आपकी डिसाइड हो जाए। दूसरा, जब डिग्री पारित की जा रही हो तब अब परमानेंट एलिमनी डिसाइड हो जाए। तीसरा, जब परमानेंट एलिमनी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी या उसके पश्चात, यानी कि तीन स्टेजेस बताई गई हैं कि परमानेंट एलिमनी को डिसाइड करने की। अब किसके अगेंस्ट होगी? या प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री, यानी कि अगर रिस्पॉन्डेंट्स के अगेंस्ट में डिसाइड होगी। आवेदक या आवेदिका को अपने भरण पोषण और पालन के लिए ऐसे आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अधिक न होने वाली अवधि में ऐसी पूर्ण राशि और मासिक कालावधि राशि देता है या देती रहेगी। अब इसमें जो भी आवेदक हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो जो परमानेंट एलिमनी का जो ऑर्डर होगा वो रिस्पॉन्डेंट की लाइफ तक ही होगा। एक चीज़ में क्लियर की गई है। दूसरी चीज़ में कही गई है कि ऑर्डर दो तरीके का हो सकता है। एक तो है कि एक तो ये है कि वो उसमें जो है परमानेंट एलिमनी दे दी गई हो, यानी कि फुल जो है इसमें राशि दे दी गई हो, पूरी राशि दी गई हो, ग्रास सम दे दिया गया हो, या फिर कोई मंथली या फिर पीरियडिकल सम, यानी कि एक मुश्त राशि भी दी जा सकती है, महीनवारी राशि भी दी जा सकती है, तिमाही या छमाही राशि भी दी जा सकती है। ये इस बात को कह रहा है। कब तक दी जाएगी? ये आवेदिका, ये जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी लाइफ तक ही होगी। आगे ये कहा गया है कि आवेदक या आवेदिका की आय या संपत्ति पक्षकार के आचरण और मामले की अन्य परिस्थिति देखते हुए न्यायालय को यदि साध्य लगे, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी देनगी प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री के स्थावर संपत्ति प्रभार द्वारा प्रतिबद्ध की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि न्यायालय को यह लगता है कि रिस्पॉन्डेंट का कंडक्ट इस टाइप का नहीं है कि वो इस ऑर्डर को मिसचीव कर सकता है, यानी देने से डिले कर सकता है, तो साफ साफ उसमें लिखवा सकता है कि ये जो है, ये जो ऑर्डर में जो ऑर्डर हुआ है, इसमें जो मेंटेनेंस की राशि है ये रिस्पॉन्डेंट की प्रॉपर्टी पर चार्ज होगी। ये साफ साफ एक लाइन लिखवा सकता है अपने ऑर्डर में। और अगर नहीं भी लिखवाया है
तो भी वो चार्ज मानी जाएगी। अब इसका क्लास 2 क्या कहता है, उसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। इफ द कोर्ट सेटिस्फाइज दैट देयर इज ए चेंज if the court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it is made or under subsection 1, it may be at the instance of either party vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem fit। अब इसमें क्लास 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई परिस्थितियां इस ऑर्डर को करने के बाद कोई परिस्थितियां यदि चेंज होती हैं किसी भी पार्टी की, यानी कि किसी पार्टी से मतलब ये है कि अगर हस्बैंड हो को मेंटेनेंस हुआ तो हस्बैंड और वाइफ का मेंटेनेंस हुआ है तो वाइफ, तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है वो अपना उस ऑर्डर को वेरी कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और डिसाइड कर सकती है, यानी कि परिवर्तित कर सकती है, रूप भेदित कर सकती है या फिर रिसाइड कर सकती है। वेरी करने का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि परिवर्तित करने से मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 10,000 का ऑर्डर चल रहा हो तो उसको 5,000 कर सकती है। मॉडिफाइड करने का ऑर्डर क्या है कि अगर 5,000 का ऑर्डर चल रहा हो तो उसको 10,000 कर सकती है। रिसाइड करने का ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उसको समाप्त ही कर सकती है। क्लास 3 समझने का प्रयास करते हैं। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, or if such party is the wife that she has not remained chastity, or if such party if the husband that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may be at the instance of other party vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem fit। अब यहाँ पर जो है ये कहा गया है, क्लास 3 में बताया गया है कि कब जो है जो क्लास 1 में जो ऑर्डर हुआ है उसको वेरी कर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, रिसाइंड किया जा सकता है। क्लास 2 में बताया गया एक तो ये परिस्थितियाँ चेंज हो गई, क्लास 3 में ही उसको थोड़ा सा और आगे डेवलप किया गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है परिस्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की गई। पहला, यदि उसने पुनः विवाह कर लिया हो, यानी हस्बैंड या वाइफ जिसने भी जिसके की फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है और उसने पुनः विवाह कर लिया हो, और जैसे ही पुनः विवाह हुआ गया तो आप ऑर्डर 25 सब क्लास 3 में आप विवाह की जानकारी देते हुए आप एप्लीकेशन मूव करिए न्यायालय के श्रीमान के सामने, और न्यायालय श्रीमान जो है इस ऑर्डर को समाप्त कर देंगे। यहाँ पर भी ये सीधे समाप्त करने के बाद नहीं कि या उसको वेरी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिसाइंड कर सकते हैं, ये आपको कोर्ट को समझाना पड़ेगा और कोर्ट इन तीनों में से कोई ऑर्डर कर सकता है। दूसरा है कि अगर पत्नी है तो वो अनचेस्टी, मतलब कि ये कहा गया है कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स न रखे, और यही प्रतिबंध हस्बैंड के भी ऊपर है कि वाइफ के अतिरिक्त वो किसी अन्य महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे। यानी कि कुल मिलाकर के ये ब्रह्मचारी रहने की बात करता है कि इस ऑर्डर को आपको लेना है तो आपको पत्नी हो या पति हो, आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, यानी अपने ही पति या अपनी ही पत्नी से के साथ में आपको कोहैबिटेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप किसी के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये ऑर्डर समाप्त हो सकता है और ये या फिर ये समाप्त होने का आधार हो सकता है। अगर ये परिस्थिति आती है तो उस कंडीशन में 25 सब क्लास 3 में आप न्यायालय श्रीमान के एप्लीकेशन देंगे तो न्यायालय श्रीमान उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस ऑर्डर को वेरी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रिसाइन कर सकता है, यानी कि परिवर्तित कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है और विखंडित कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 26 की बात करेंगे। इस सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे। सेक्शन 26 जो है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है। इफ़ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम पास सच अंतरिम ऑर्डर एंड मेक सच प्रोविजन इन द डिग्री एज इट मे डीम just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children consistently with their wishes wherever possible, and may alter the decree upon application by petition for the purpose made it
from time to time all such order and provision with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim order in case the proceeding for obtaining such degree will still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such order and provision previously made। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय अव्यक्त संतान की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में जहाँ तक संभव हो सके उसकी इच्छा से, यानी किसकी इच्छा से, बच्चे की इच्छा से संगत समय पर उचित समय पर अंतरिम आदेश दे सकता है और अज्ञप्ति में ऐसा उपबंध कर सकता है जैसा कि उसे न्यायसंगत उचित जान पड़े कि इस प्रयोजन के लिए याचिका द्वारा आवेदन में पर ऐसी संतति की अभिरक्षा, भरण पोषण, शिक्षा के बारे में ऐसे आदेश उपबंध अज्ञप्ति के पश्चात समय समय पर दे सकेगा और कर सकेगा। ऐसी अज्ञप्ति या अंतरिम आदेश उस सूरत में किए जाते हैं जिसमें अज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए कार्रवाई तब भी लंबित हो, न्यायालय पूर्वोत्तर किसी आदेश को दिए गए बंद किसी समय अपखंडित, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है। सेक्शन 26 में जो है ये बताया गया है कि बच्चों की शिक्षा, भरण पोषण और अभिरक्षा के बारे में चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि ये तीनों चीज़ें जो है कोर्ट इस बात का प्रयास करेगा कि बच्चों की इच्छा को सर्वोपरि रखे और बच्चों के हित को सर्वोपरि रखे। इसमें वो अंतरिम आदेश भी पास कर सकता है और डिक्री के समय भी आदेश दे सकता है। अगर अंतरिम आदेश पास करेगा तो उसे समय समय पर परिवर्तित कर सकता है। अगर मान लीजिए शिक्षा के लिए और पैसे की जरूरत होती है या भरण पोषण के लिए और पैसे की जरूरत होती है, या फिर यदि आपको अभिरक्षा दे देगी तो आप अभिरक्षा का दुरुपयोग कर रहा है तो दुरुपयोग करने में चेंज कर सकता है आपकी अभिरक्षा को। तो ये सारे जो है सेक्शन 26 में बताया गया है। अब सेक्शन 26 में एक प्रोविजन जोड़ा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ द माइनर चाइल्ड pending the proceeding for obtaining such degree shall as far as possible be disposed within 60 days from the date of service of the respondent। अब ये कहा गया है यदि कोई बच्चे की कस्टडी के लिए या फिर भरण पोषण के लिए या फिर बच्चे की शिक्षा के लिए सेक्शन 26 में एप्लीकेशन कोई मूव की जाती है तो उसको कितने समय में डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें कहा गया जहाँ तक संभव हो सके वो डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस फॉर रिस्पॉन्डेंट, यानी कि जो रिस्पॉन्डेंट को जो जिस तारीख को सर्विस हो गई है उस तारीख की सर्विस की डेट से 60 दिन के अंदर अंदर जो है ये एप्लीकेशन सेक्शन 26 की एप्लीकेशन डिसाइड करेगा। तो ये है सेक्शन 26 के हिंदू मैरिज एक्ट में, जिस पर अभी मैंने चर्चा की। अब आगे हम चर्चा करते हैं सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के। सेक्शन 27 में ये बताया गया है इफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में मेक सच प्रोविजन इन द डिक्री एज इट डीम जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज विच में बिलोंग जॉइंटली और बोथ द हस्बैंड ऑफ द वाइफ। सेक्शन 27 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कही गई है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर विवाह के समय हस्बैंड या वाइफ को जो कोई संपत्ति भेंट में मिलती है तो वो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और ये सेक्शन 27 में ये तय करेगा कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी जो है किसके पास रहेगी। अब ये कब तय करेगा, इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्रवाई में। और नॉर्मली देखा जाए तो ये जो सेक्शन 27 और सेक्शन 26 का जो डिस्पोजल होता है ये सेक्शन 13 यानी कि डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में और सेक्शन 13 भी यानी म्यूचुअल कंसेंट की जो प्रोसीडिंग, म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग है उसमें ये तय किया जाता है। सेक्शन 27 और सेक्शन 26 के मामले तय हो जाने के बाद ही अंतिम रूप से डाइवोर्स की डिग्री जारी की जाती है। अब सेक्शन 28 की बात करें। सेक्शन 28 अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि ऑल डिक्री मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट shall subject to the provision of subsection 3 if applicable as decree of the court made in the exercise of its original jurisdiction, and every such appeal shall lie in the court to which appeal ordinarily lie from the decision of the court given in the exercise of its original jurisdiction। अब क्लासमैन को समझने का प्रयास करते हैं कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिग्रियाँ उपधारा 3 के बंदों के अधीन होगी।
पहली चीज़ ये बात कही है। इस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में डिक्रियों की भांति अपील होंगी, और अपील उस न्यायालय में हो जिसमें आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में न्यायालय के निश्चय की अपील साधारणता होती है। यानी इसमें 3 बातें कही गई हैं क्लास 1 में कि पहला कि जो ये उपधारा 3 के बंदों के अधीन रहेगी। उपधारा 3 में कहा गया है कि अपील जो है खर्चों के विषय में नहीं होगी, यानी अगर कोई न्यायालय कोई कॉस्ट लगाता है तो उस पर कोई अपील नहीं होगी, केवल इतनी सी बात कही गई। तो यही कहा गया कि उपधारा 3 के बंदों के अधीन रहते हुए अपील की जाएगी। दूसरे में कहा गया कि अपील कैसे होगी, जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री की अपील होती वैसी ही होगी। तीसरी चीज़ कहा गया है इसमें कि अपील जो होगी उसी न्यायालय में होगी जहाँ पर सिविल डिक्रियों में के अंतर्गत न्यायालय में अपील होती। ठीक है। अब क्लास 2 में क्या कहा गया, इस अधिनियम की धारा ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अंडर सब सेक्शन 25 और 26 shall subject to the provision of subsection 3 be applicable if there are not interim order, and every such appeal shall lie to the court to which appeal ordinary lie for the decision of the court given exercise of original decision। इस अधिनियम की धारा 25 और 26 के अधीन होने वाली कार्रवाई में न्यायालय द्वारा किसी आदेश को उपधारा 3 के बंदों के अधीन रहते हो तब अपील नहीं होगी जब वे अंतरिम आदेश की प्रकृति ना हो, और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में निरीक्षक की अपील साधारणता होती है। क्या कहेंगे इसमें क्लास 2 में 3 बातें बताई गई हैं कि एक तो बताया गया है कि 25 और 26 की कार्रवाई की भी अपील होगी, लेकिन कब होगी, जब वो अंतरिम नेचर की ना हो। दूसरा ये बताया गया है कि ये अपील भी उसी न्यायालय में होगी जिस न्यायालय में सिविल न्यायालय की अपीलें साधारणता होती है। क्लास 3 को हम पहले भी चर्चा कर सकते हैं, देयर विल बी नो अपील अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कास्ट ओनली। और क्लास 1 और क्लास 2 सब्जेक्ट टू द क्लास 3 है। इस धारा के क्लास 4 में कहा गया है एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिफर्ड विद इन पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री ऑर्डर। क्लास 4 में कहा गया है कि कोई भी अपील की समय सीमा निर्धारित की गई है कि अपील कब होगी। अपील जो होगी वो 90 दिन के अंदर कब होगी, कब से होगी, डेट ऑफ डिक्री ऑर्डर से। लेकिन जहाँ पर फैमिली कोड बन गया है तो फैमिली कोड एक्ट की सेक्शन 19 ये कहती है कि अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वो कितना है, 30 दिन। क्योंकि हमारे लखनऊ में मैं लखनऊ से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो अगर हमारे लखनऊ में चूँकि फैमिली कोड बना हुआ है तो हमारे यहाँ जो अपील का जो समय सीमा है वो मात्र 30 दिन। इसके आगे हम अपने अगले यूट्यूब लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि हमको हमारा लेक्चर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ कमी लगती है तो कृपया इसे कमेंट करें। मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।